हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड पुलिस मैथ्स मैराथन की। एसआई में जो मैथ्स का सिलेबस है उसके हर टॉपिक के लगभग लगभग एक और दो क्वेश्चन हम डेली के डेली करते हुए रहेंगे। ये हमारी प्रैक्टिस सीरीज इस तरह से चल रही है। आज है इसका दूसरा दिन। कुछ खबरें इस तरह से भी आ रही हैं कि एसआई का जो एग्जाम है वो शायद पोस्टपोन हो। अगर पोस्टपोन होता है, देखो घबराना कभी नहीं है। पोस्टपोन नहीं भी हो रहा है तो तैयारी हमारी सही चल रही है, मैथ्स हमने की हुई है। नहीं, अगर पोस्टपोन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी तैयारी को इसी पेस के साथ चलाते रहेंगे और अच्छा पढ़ देंगे। ये सोच करके आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको कि पोस्टपोन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अपनी तैयारी को बिल्कुल भी ढीला ना छोड़ें, क्योंकि ये जो रिदम आपने पकड़ लिया है ना, एक बार गाड़ी की जो रेस चढ़ गई है और वो चढ़ के जो स्पीड पकड़ ली, अगर आपने रेस कम कर दी अब, तो बेटा वो स्लो 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 स्लो, फिर अगली बार जब एग्जाम होगा, अगर हो रहा है ऐसा, तो भैया वो रिदम पकड़ पाना मुश्किल होता है अक्सर बच्चों के लिए। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दुनिया में क्या खबरें चल रही हैं क्या नहीं चल रही हैं। हाँ, अगर पोस्टपोन होता है तो उसे हम एज अ पॉजिटिव लेंगे। हम उसे इस तरह से देख सकते हैं कि हाँ, हमारा अगर कुछ सिलेबस में रह गया है तो हम उसे अब और अच्छे से कर लेंगे। कुछ चीजें अगर हमें लगती थी कि हम कर सकते थे मगर टाइम की कमी थी तो हमने उन्हें हल्का फुल्का देखा था, तो उन्हें सही से कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेशन चल रहा है। साथ ही बार बार मैं एक बात कहता हूं कि उत्तराखंड पुलिस एसआई का जो 300 क्वेश्चन का पेपर है वो पाठशाला ऋषिकेश ऐप पर है। रीजनिंग का भी कोर्स आपको पाठशाला ऋषिकेश ऐप पर उपलब्ध करवाया जा चुका है। साथ के साथ कनिष्ठ सहायक का जो 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है वो भी आप देख सकते हैं, और इसके लिए भी देख सकते हैं आपने कि जीएस में और हिंदी में आपका क्या ही खेल होना है, तो उसमें भी एक बार देख लीजिए। साथ के साथ अगर किसी बच्चे को मैथ्स में दिक्कतें हैं, उसने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया हुआ है, तो वो भी वहां से जो कोर्स है उसे देख सकता है। टॉपिक वाइज जल्दी जल्दी करके वो टॉपिक कवर कर सकता है और हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही प्यारा सा उम्दा सा लिखा हुआ सवाल। सवाल आपसे कह रहा है, तो जब आप क्वेश्चन को पढ़े ना तो समझ लें कि किस चीज का क्वेश्चन है। इतनी देर में तो बहुत सारे बच्चों ने कर भी दिया होगा, और बार बार मैं आपसे एक बात ये भी कह रहा हूं कि अगर मैं क्वेश्चन कर रहा हूं तो मेरे से पहले वो क्वेश्चन आप करने का ट्राई करें। तब तक वीडियो को पॉज रखें, खुद से ट्राई करें। जब क्वेश्चन हो जाए, आंसर मैच कर जाए, तो अगले क्वेश्चन को देखें और फिर से उसे करें। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और डेली के डेली वो जो क्वेश्चन जो पेपर में आने हैं वो टॉपिक आपके रिवाइज होते रहेंगे। आप भूलोगे कुछ नहीं, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कह रहा है कि एक आदमी 8 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर जाता है। प्रतिकूल जा रहा है मतलब डाउन स्ट्रीम नहीं, अप स्ट्रीम जा रहा है। तो ऐसे में जो बोट की स्पीड होती है वो b-s होती है। स्पीड जो होती है दूरी बटे समय के बराबर होती है। मतलब यह आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो जा रहा है। इसी तरह से अगली लाइन दी हुई है कि धारा के अनुकूल मतलब b+s स्पीड से जाएगा भाई। और कितना किलोमीटर जा रहा है? 36 किलोमीटर जा रहा है। कितने घंटे में जा रहा है? तो आप बोलेंगे 6 घंटे में जा रहा है। तो 36 किलोमीटर 6 घंटे में जा रहा है मतलब कितना ही टाइम, कितनी ही स्पीड से चल रहा है भाई। तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाई साहब चल रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि धारा की गति बताइए, मतलब एस की वैल्यू बतानी है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों को जोड़ लें, नहीं घटा लो या जोड़ ही लो। एक बार जोड़ लिया तो एस से एस कट जाएगा। 2b बराबर कितना आ गया भैया? 11 किलोमीटर प्रति घंटा आया। मगर ये तो 2b की वैल्यू है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। आपको एस बताना है। तो ये देखो b+s कर रहे थे तो 6 आ रहा था। 5.5 में क्या जोड़े कि 6 हो जाए? आप बोलेंगे 5.5 किलोमीटर जोड़ लो। 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा
आपकी स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी। इस चीज से, इस तरह से ये सवाल किया जा सकता था। आपने ये सही से पढ़ना है कि धारा के प्रतिकूल कह रहा है, धारा के अनुकूल कह रहा है, प्रतिकूल कह रहा है तो बी माइनस एस, अनुकूल कह रहा है तो बी प्लस एस स्पीड लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, शांत पानी में एक नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। जैसे ही उसने शांत पानी में नाव की गति कही, मतलब किसकी वैल्यू दे दी, आपने कहा बी की वैल्यू दे दी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की गति भी दे दी गई है कितनी भैया, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको समझ में आ गया, अच्छा बी अलग दे दिया, एस अलग दे दिया। आपसे कहा जा रहा है कि एक आदमी पंक्तिबद्ध है और 22.5 किलोमीटर, मतलब एक आदमी 22 किलोमीटर पहले गया किसी जगह पे, फिर वापस आएगा इस तरह से, तो वापस भी उतना ही जाएगा, आ जाता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है, ऐसा कहा जा रहा है सवाल में। तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय समय क्या है? तो आपने देखा 22.5, जब वो ऊपर जा रहा है तो किस स्पीड से जाएगा, तो आप बोलेंगे बी माइनस एस की स्पीड से जाएगा। मगर जब वो 22.5 किलोमीटर नीचे आएगा तो किस स्पीड से आएगा, आप बोलेंगे बी प्लस एस की स्पीड से आएगा। तो ये दूरी है, ये चाल है, दूरी बटे चाल क्या देता है, ये समय देगा। तो आप लिखेंगे 22.5 से बी माइनस एस को डिवाइड कर दें, तो यहां जो समय आया उसमें 22.5 और बी प्लस एस का जो समय आया, इसको टोटल कर लें तो वो टी हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा। ऊपर जाने में लगा समय प्लस नीचे आने में लगा समय, ये इस तरह से निकलेगा। बी की वैल्यू कितनी है भैया, 6 है। 6 में 1.5 जोड़ो, घटाओगे तो 4.5 आएगा कि नहीं आएगा, आपने बोला हाँ आ जाएगा। फिर यहाँ पे पुट करोगे 22.5 में, ये घटाओगे भैया, जोड़ोगे 7.5 आ गया। पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, 15 तिया 45, 15 पंजे 75, 3 से 15 कट जाता है 5 बार। और यहाँ देखोगे पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, 15 पंजे 75, 15 15 की 225, 5 से काटोगे 3 आ गया। तो 5 और 3 को जोड़ लोगे तो कितना ही आ गया, 8 आ गया। टोटल टाइम जो लगने वाला है भाई साहब को, कितना लगने वाला है, तो आप कहेंगे 8 घंटे लगने वाले हैं। गॉट इट, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से रहा आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है कि ए और बी की आय, सी की आय की क्रमशः 40 और 60% है। तो सी की आय मान लेते हैं 100 रुपए सी कमा रहा है, तो ए और बी क्रमशः 40 और 60 कमाएंगे। पहली लाइन पढ़ के हमें ये समझ में आ गया, ठीक है जी। बोल रहा है कि बी की जो आय है ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब ये बी जो है 60, ये 40 से कितना परसेंट ज्यादा है, तो आपने बोला 20 ज्यादा है, किससे, 40 से। कितना परसेंट हो गया, इनटू 100 कर लो भैया, 20 से ये कट गया, 2 आ गया, 2 से 100 काटोगे 50% आ गया। है क्या कोई ऑप्शन 50%, तो आपने कहा हाँ जी है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज की असमान भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। तो एक समांतर चतुर्भुज बनाया मैंने, ये वाली साइड 18 दे रखी है, असमान भुजाएं है ना, और ये 15 दे रखी है। ऐसे ही सवाल में कहा जा रहा है, आपने बोला हाँ कहा जा रहा है, यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, मतलब इसकी और इसके, ये दोनों तो बराबर होती है ना, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं समांतर चतुर्भुज, इनके बीच की दूरी मतलब ये दे दी गई है जो 90 डिग्री पे होगा, 12 सेंटीमीटर दे दी। आपसे पूछ रहा है लंबी भुजाओं के बीच की दूरी बताओ, आपने इसे कह दिया डी है। तो एक चीज समझो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इनटू हाइट। हाइट तो ऐसे में ही होगी फिर, अगर बेस आपने ये लिया है, और अगर बेस आपने ये लिया है तो हाइट क्या होगी, आपने बोला ये होगी। आ रही है बात समझ में, आपने बोला हाँ। तो जो एरिया होगा, आप कहेंगे अगर आपने 15 लिया तो हाइट लोगे 12, और अगर 18 लिया तो हाइट लोगे डी। डी का ही मान निकालना है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 से 15 कट गए 5 बार, और डी का मान आ गया मेरे प्यारों
10 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में? तो आपने कहा बिल्कुल सही, समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, ये त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? आपने लिख लिया A1 और A2 है, उनका जो अनुपात दे रखा है वो 4:7 दे रखा है। अब A1 कितना होता है? आपने बोला पाई R1 स्क्वायर, क्षेत्रफलों का फॉर्मूला लिख लेता हूं, और पाई R2 स्क्वायर, यहां भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई तो 4/7 आ गया। पाई से पाई कट गया। R1/R2 अगर देखें तो आप कहेंगे इनका स्क्वायर रूट कर लो, 4/7 आ गया, का मतलब आ गया 2/√7। किसकी वैल्यू आ गई? R1 और R2 की वैल्यू आ गई है। क्या कोई ऑप्शन ऐसा? आपने बोला पहला ही ऑप्शन है, टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भैया। क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर व्यास वाली, ध्यान से देखना, व्यास दे रखा है, डायमीटर दिया हुआ है। क्या कह रहा है? एक ठोस, एक बॉल है, ये 8 सेंटीमीटर व्यास का है, इसे पिघला रहे हैं और छोटी गेंद बना रहे हैं। कितनी गेंद बना लें? छोटी गेंदों में ढाला जाता है, प्रत्येक गेंद की त्रिज्या 1 है, 1 दे रखी है। यहां रेडियस देखोगे तो कितनी है? आप बोलेंगे 4, है ना? तो वॉल्यूम दोनों के बराबर करना है। इसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह कितना है? 4 है, तो 4 का क्यूब बराबर एन छोटी गेंदें बना पाओगे। छोटी गेंद मतलब है तो वो स्फेयर ही, गोला ही है। गोला का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई 1 का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई काट दोगे और एन की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4 का क्यूब बोले तो 64 आ जाएगी। मतलब ऐसी इस गोले से छोटी छोटी गोलियां बनेंगी जो कि टोटल 64 होंगी। कितनी गोलियां बन जाएंगी? 64 गोलियां बन जाएंगी। एक कमरे के हवा का आयतन, हवा का आयतन का मतलब आयतन, रूम का आयतन, आयतन की बात की जा रही है, आयतन। तो जो आयतन होता है ना, एक फॉर्मूला याद रखो, बेस एरिया आधार का क्षेत्रफल गुणा गए ऊंचाई के बराबर होता है। ये भी एक फॉर्मूला होता है इसका। तो आयतन आपको 204 दे रखा, बेस एरिया कमरे की ऊंचाई दे दी गई है 6, और आपसे पूछा जा रहा है फर्श का क्षेत्रफल। फर्श बोले तो बेस का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो आपने बोला बेस एरिया लिख देता हूं इसे। तो 6 से इसे डिवाइड कर रहा हूं, 6×3 = 18, 6×4 = 24, तो बी ए बेस एरिया जो आ गया 34 आ गया। क्या है ऑप्शन में? आपने बोला हाँ जी है, टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल 2 है? अगर कोई किसी समीकरण का मूल है तो x बराबर 2 उस समीकरण में पुट करने पर वह शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, ये बात याद रखना। तो आप एक एक करके 2 पुट करते हैं। पहले इस वाले ऑप्शन में पुट करता हूं, x की जगह 2 रख रहा हूं, तो 4 + 12 - 12, 12 से 12 कट गया, ये तो 4 आ रहा है, शून्य नहीं हो रहा, तो ये तो बाहर हो जाएगा। फिर दूसरे ऑप्शन में देख रहा हूं, 3×12 -6×2 -2, 12 से 12 कट गया, ये -2 आ रहा है, शून्य नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन में x की जगह 2 रख रहा हूं, 2 बोले तो 4 - 8 + 5, 4 और 9, 9 में से 8 गया, 1 आ रहा है, ये भी शून्य नहीं हो रहा है, इसलिए ये बाहर हो गया। चौथे ऑप्शन को देखेंगे भैया, x की जगह कितना रखूं? 2 रखूं, 2×8 -4 7×2 14 +6, तो देखो 6 और 8 14, 14 में से 14 घट गया, शून्य आ गया। तो आपने कहा यही, बोले तो यही सी ऑप्शन जो होगा, जो कि ये लिखा हुआ है, आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा मतलब x बराबर 2 इसका एक मूल होगा, इसका एक मूल होगा, यह आपने ध्यान में रखना है। और अगले क्वेश्चन की तरफ आना है। द्विघात समीकरण के लिए विविध कर ज्ञात कीजिए, डिस्क्रिमिनेंट पूछा जा रहा है। तो ये होता क्या है? आपने बोला ये d = b² - 4ac होता है, मगर मैंने कहा ये bac क्या होता है? तो जो ये है ना, इससे कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से, किसके? द्विघात समीकरण की, ax² + bx
प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर किया तो ए की जगह कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। बी की जगह देखो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। सिंबल के साथ जो भी साइन है, माइनस है प्लस है, उसके साथ सी की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। ये वैल्यू पुट करूंगा, बी की जगह कितना रखूं, 7 रखा। 7 का स्क्वायर किया कितना आ गया, 49 माइनस 4 गुणा गया, ए की जगह 2 रखूंगा, सी की जगह -3 रखूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 तिया 24, 49 प्लस 24 गुणा हो रहा है, हाँ ये 73 आ जाएगा। कितना ही आंसर हो जाएगा, 73 आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, विविध कर निकालना भी सीख लिया। आएगा ये, अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है तो ऐसे करना है। अगले सवाल में कह रहा है कि एक सेल्समैन 2.5 घंटे में, एक सेल्समैन है वो 2.5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मतलब 50 किलोमीटर भाई साहब जा रहे हैं, कितने घंटे में, आपने बोला 2.5 घंटे में, का मतलब हो गया 5/2 घंटे में। कितना ही चला, 50 किलोमीटर चला। उसे अपनी गति कितनी बढ़ानी चाहिए, कितनी उसे अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए ताकि वह पूरी दूरी मतलब यही 50 किलोमीटर की दूरी 5/6 घंटे में, घंटे कम समय में तय कर ले। तो भैया पहले कितना टाइम लग रहा था ये, अब कितना टाइम कह रहा है वो, 5/2 से 5/6 घंटे कम लगे। दोनों फ्रैक्शन में, तो इसे भी 3 से किया, इसे भी 3 से किया, तो 15 में से 5 गया, तो भैया 10/6 घंटे में तय कर ले। आ गई बात समझ में। तो आपने देखा यहां पर जो स्पीड थी, स्पीड बोले तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी दी हुई है, तो दूरी आपने कहा 50 है, 5/2 घंटे में तय कर रहा है, अपॉन 2, ये 2 ऊपर जाएगा भैया, तो ये आ जाएगा 50/5 गुणा के 2, 5 से ये कट गया, तो ये आ गया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहले भाई साहब चल रहे थे। अब भाई साहब देखो किस स्पीड से चल रहे हैं, दूरी कितनी ही है, 50 ही है। किस स्पीड से चल रहे हैं, कितने टाइम में चल रहे हैं, 10/6, जो 6 है उसे ऊपर लेके जाओगे, 50 गुणा गए 6/10, 5 6 30, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं। इतनी स्पीड बढ़ा ली, पहले 20 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे थे, अब 30 किलोमीटर से चल रहे हैं। बढ़ाई कितनी है, कितनी इंक्रीज की है ये पूछ रहा है, तो आप कहेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड बढ़ाई है। ठीक है, उसे अपनी गति कितनी बढ़ानी चाहिए, सवाल में ये पूछा था, हाउ मच फास्टर इन किलोमीटर, कितना तेज और चलना चाहिए उसे। ठीक है, बढ़ानी चाहिए कि वो इतने टाइम में कर ले। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दे रखा है 15, औसत 15 दे रखा है 4 क्रमागत संख्याओं का, क्रमागत कह रहा है, क्रमागत सम संख्याओं का। तो भैया अगला जो नंबर होगा वो 16 होगा, इसके अगला जो नंबर होगा 18 होगा, इससे पिछला नंबर 14 रहा होगा, उससे पिछला नंबर 12 रहा होगा। मतलब 12 14 16 और 18 का जो औसत हो गया, एवरेज हो गया, वो बीच का नंबर होता है एवरेज, अगर क्रमागत संख्याएं लिखी हुई हैं तो। तो फिर आपने क्या किया, आपसे पूछ रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या, आपने बोला 16 है, 16 आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में, आपने बोला हाँ हाँ, बड़ा ही आसान सा लगा ये सवाल, ये सवाल होगा ही ऐसे जल्दी। अदरवाइज किसी और तरीके से अगर आप इसे सोच रहे हैं, कर रहे हैं, और एवरेज का जो कॉन्सेप्ट लेक्चर है वो आपने नहीं देखा है, तो बेटा प्राण निकलेंगे। प्राण निकलने मत दो, जाओ और देखो या करो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 7 संख्याओं का औसत दे रखा है, कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। यदि इसमें से एक संख्या 17 है, भैया हर बच्चा, ये मान के चलो 7 बच्चे हैं और हर बच्चे के पास 18 18 समोसे हैं, एवरेज का मतलब यही हुआ। अब जो ये 7 बच्चे हैं, इनमें से एक बच्चे के पास कितने समोसे थे, 17, उसे क्लास से ले जा रहे हैं, उसे 31 से बदल दिया जाता है। अब वो 17 वाला बच्चा क्लास से बाहर जा रहा है, उसकी जगह 17 वाला ही बच्चा अंदर आता, तो हर बच्चे के समोसे 18 ही रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन जो ये 31 आ रहा है,
ये 17 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? आपने बोला 14 ज्यादा है, 14 समोसे ज्यादा लेके आ रहा है। तो ये जो 7 के 7 बच्चे हैं, इनमें ये 14 बट जाएगा। ओ सॉरी, 7 में बटेगा तो दो दो समोसे एक्स्ट्रा आ जाएंगे, मतलब एवरेज 20 हो जाएगा। अगर ये इस तरह से समझ में आया तो वेल एंड गुड। नहीं आया समझ में, तो फिर क्या करोगे भैया? करोगे कि जो योग है, 7 संख्याओं का एवरेज दे रखा है 18, और 18 सतह 126, जो सम हो गया 126 है। इसमें से 17 वाला जा रहा है, उसकी जगह 31 वाला आ रहा है। तो सम जो हो जाएगा, देखो 17 में से, सॉरी, क्या ही घटा दूं, मैं इसमें से ही घटा लेता हूँ। 119 ये हो गया, और 10 और घटा लिया, 109 प्लस 31 कितना आ गया? 140 आ गया। तो योग जो हो गया वो अब 140 हो गया। वो कितने में बढ़ जाएगा? 7 में बढ़ जाएगा। मतलब हर आदमी का एवरेज कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो मैं जो तरीके हो सकते हैं, जो तरीके आपको समझ में आ सकते हैं, हर उस तरीके से बताने की कोशिशें कर रहा हूं। अगला सवाल देखिए भैया। क्वेश्चन में कह रहा है कि दूध वाले के पास एक कैन है, इतने लीटर और इतने लीटर दूध है। दो कैन है भाई के पास, एक ऐसा है, दूध वाले का कैन ऐसे ही होता है, और एक और कैन है, ये 45 लीटर का कैन बना लेते हैं। आपने बोला ठीक है जी। दो कैन है, ये 75 लीटर का है और 45 लीटर का है। इन दोनों कैन को वो नापना चाहता है। ठीक है, कंटेनर की अधिकतम क्षमता, जो किसी भी कंटेनर के दूध को सटीक संख्या में नाप सके। अधिकतम मतलब वो एक बड़े से बड़ा मग टाइप का चाहता है, जग टाइप का चाहता है कि 75 लीटर भी नाप दे और 45 भी नाप दे। तो आपने बोला 1 लीटर का अगर जग होगा तो 75 लगेंगे, इसके 45 लगेंगे। नप जा रहा है, मगर वो कह रहा है अधिकतम क्षमता वाला चाहिए। तो आपने बोला उससे ऊपर 5 लीटर का है, 5 से 75 कट जाता है, 5, हाँ 15 बार, 9 बार, ये नापोगे। हाँ, फिर 15 से देखा, 15 से भी 75 कट जाता है और 45 कट जाता है। फिर आ गया 25, 25 से 75 तो कटता है मगर 45 नहीं कटता है। तो आपने कहना है कि 15 लीटर का बड़ा से बड़ा मग होगा, जिससे हम 75 लीटर ऐसे अंदर इसके डुबकी मारेंगे, और 15 लीटर एक बार, 15 लीटर दो बार, 15 लीटर तीन बार, 5 बार करके इसके अंदर से दूध निकाल लेंगे, जबकि इसके अंदर से 3 बार में दूध निकाल लेंगे। समझ ना बात? तो अधिकतम बोल रहा था, अधिकतम क्षमता का नाप तो 1 से भी सकते हो और 5 से भी सकते हो, मगर ये क्योंकि अधिकतम कहा गया है तो आंसर क्या ही हो जाएगा? तो आप कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा 15 लीटर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि 84 गणित की किताबें हैं, ठीक है, और 84 किताबें हैं, ऐसे ढेर लगा हुआ 84 का, और फिर ऐसे एक और ढेर लगा हुआ है 90 किताबों का, फिर 120 किताबों का ढेर लगा हुआ है ऐसे। ठीक, तो ये किसकी है? बहुत ही जिसकी भी है। और विषयवार ढेर लगाना होगा। प्रत्येक ढेर में अधिकतम कितनी किताबें हों ताकि प्रत्येक ढेर की ऊंचाई भी समान हो। अब आपकी मम्मी ने जब आपके रूम पे आई, उन्होंने देखा कि ये इस तरह ने चट्टे लगा रखे हैं किताबों के, 1 2 3 और बराबर नहीं है, तो अनइवन सा लग रहा है, तो मम्मी आके आपको डांटेंगी। मम्मी कहेंगी क्या खराब कर रखा है, कम से कम अपनी टेबल सही से तो रख। अब किताबें क्या बाहर थोड़ी ना, कबाड़ में थोड़ी ना डालोगे। तो आप क्या करोगे? आप इन सब को बराबर बराबर बांट दोगे कि ये सब बराबर बराबर से दिखें, बिल्डिंग्स सारी बराबर दिखें। बराबर कैसे दिख सकती हैं भैया? ऐसा कोई नंबर देखोगे जिससे ये भी कट जाए, ये भी कट जाए, ये भी कट जाए, और वह संख्या क्या होनी चाहिए? अधिकतम होनी चाहिए। तो अधिकतम बोले तो 21 है सबसे बड़ा नंबर। तो वैसे 21 से 84 तो कटता है मगर 90 नहीं कटता है, तो इसे बाहर करो। फिर 18 दिख रहा है, 18 से 84 ही नहीं कटता, बाहर करो। फिर 12 दिख रहा है, तो 12 से 84 कटता है मगर 90 नहीं कटता है, इसे भी बाहर करो। फिर 6 ही बचता है। मतलब ढेर में 6 6 किताबें होंगी, 6 6 6।
तो 84 किताबों के 12 छक्के, तो 12 ऐसे स्टैक बनेंगे, ऐसे ही बिल्डिंग, 12 बिल्डिंग बनाओगे आप गणित की किताबों की। कितने कितने किताबें होंगी उसमें? छह छह किताबें होंगी। ऐसे ही 15 बिल्डिंग बनाओगे किसकी किताबों की? भौतिक के। और ऐसे ही आप 10 नहीं 20 बिल्डिंग बनाओगे रसायन की। तो सवाल में ये पूछा जा रहा था कि अधिकतम कितनी किताबें होंगी एक बिल्डिंग में? तो आप बोलेंगे 6 किताबें होंगी। कितनी होंगी? 6 होंगी। इस तरह से ये एचसीएफ एलसीएम का सवाल था। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, भैया 3 बिल्लियों की लड़ाई में फायदा किसको होता है? 3 बिल्लियों की लड़ाई में, सॉरी 2 बिल्लियों की लड़ाई में तीसरे को फायदा होता है, तो तीसरा भी है यहाँ। तो 3 बिल्लियों की लड़ाई में किसे फायदा होगा? चौथे को फायदा होगा। चौथा कौन है? ले आओ, इन सबको बराबर कर दो के। मतलब 1/3 ए को के बराबर किया तो ए बराबर हो जाएगा 3 के। फिर इसे इस के बराबर करोगे तो बी बराबर आ गया 4 के। फिर इसे सी को बराबर कर दोगे के सब में के है, तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 5। ए बी सी का रेशो पूछ रहा है 3 4 5। केवल एक ही ऑप्शन है, टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। चतुर्थानुपाती पूछ रहा है 12 का 21 और 8। इसका इसके साथ जो रेशो है वही इसका ए के साथ होगा। ये ए ही चतुर्थानुपाती है। वैसे हमने इसे रटा हुआ है कि बी सी अपॉन ए का जो मान होगा, या इसे अगर मैं डी नाम दे दूं, डी जो होगा वो होगा बी सी अपॉन ए। बार बार कहता हूं कि रट्टा मार लो, तो रट्टा इस तरह से मार सकते हैं। 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 3 से ये कट गया, 7 बार 7 दूनी 14 आंसर हो जाएगा। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये बड़ी सी संख्या है को अगर 16 से विभाजित करने पर शेषफल क्या मिलेगा? तो इसे देखें तो 16 की डिविजिबिलिटी, 16 का मतलब 2 की पावर 4, मतलब अंतिम 4 जो अंक हैं उन्हें सीधे सीधे 16 से डिवाइड करके देखो। तो 4950 को सीधे सीधे 16 से डिवाइड कर रहा हूं। 16 तिया 48 होता है। एक आ गया, 5 आ गया। फिर जीरो उतारना चाह रहा हूं तो जीरो लगाऊंगा यहां, तब जाकर के ये जीरो उतरेगा। और 16 नब्बे 144, कितना ही शेषफल आ जाएगा? आपने बोला 6 शेषफल आ रहा है। 6 को आंसर कीजिए और आगे बढ़ जाइए। सर्ड एंड एंडाइसिस का बहुत ही प्यारा सा सवाल। एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी पावर नेगेटिव में हो, मोदी जी अगर नेगेटिव हो गए तो पूरे देश को उथल पुथल कर देंगे, ये याद रखना। तो यहां पर पावर नेगेटिव में है, दिख रही है पावर नेगेटिव में। तो ये जो बेस है इसे बदल दो, इधर उधर कर दो, तभी पावर खुश होगी। पावर कब खुश होगी? नेगेटिव पावर है तो बेस में जो भी चल रहा है या देश में जो भी चल रहा है उसे बदल दो। कैसे बदलोगे भैया? तो मैंने पावर को किया पॉजिटिव, और जो बेस था 1/216 था उसे लिख दिया 216/1। आ गई बात समझ में? आपने बोला अरे मोदी जी पॉजिटिव हो गए। ऐसे ही यहां पे अगर आप देखेंगे पावर नेगेटिव में है, पावर अगर नेगेटिव में है तो बेस को बदल दो। बदल दो का मतलब जो गरीब है उन्हें अमीर बना दो। मोदी जी तो यही चाहते हैं। ठीक है, चलिए अब आपने क्या देखा? ठीक है जी, ये हो गया। अब ये 1 की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस 1 की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं इसे सीधे सीधे लिख सकता हूं 216 की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 27 की पावर 4/3। आपने बोला हाँ जी ठीक है, ये बातें बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। अब 216 को अगर आप ऑब्जर्व करें, यहाँ पे जो ये 2/3 है, यहाँ 3 लिखा हुआ ना, तो इसे सोचो ये पक्का पक्का किसी का क्यूब होगा। किसका क्यूब है? तो आपने बोला 6 का क्यूब है मास्टर, की पावर 2/3 है। और यहां देखो, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो पक्का पक्का ये भी किसी का क्यूब होगा। तो किसका क्यूब है? आपने बोला 3 की घात 3 है, 3 का क्यूब है 4/3। भाई जब
पावर की भी पावर हो, मोदी जी के भी ऊपर कोई पावर आने की कोशिश करेगी तो क्या ही होगी? तो आप बोलेंगे लड़ाइयां होंगी। लड़ाइयां करवाओ। 6 की पावर 3 गुणा गए 2/3, डिवाइड कर रहे हैं 3 की पावर 3 गुणा गए 4/3। इस 3 से ये 3 कट गया और 6 की पावर 2 को डिवाइड कर रहे हैं 3 की पावर 4 से। 6 की पावर 2 कितना हो गया? 36। वो डिवाइड कर रहे हैं 3 की पावर 4 बोले तो 81। 9 से काटा, 9 चौकू 36, 9 9 81, 4/9 आंसर आ गया। ऑप्शन में चेक कीजिए क्या इस तरह का कुछ है? तो आपने कहा बिल्कुल है। अगर ऐसा कुछ आपको मिल रहा है ऑप्शन में तो उसे टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ जाइए। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए। अगेन आपको क्या दिख रहा है? पावर नेगेटिव में दिख रही है। पावर नेगेटिव में है। जब भी पावर नेगेटिव में हो तो भैया वो जगह बदलेगी। बदलेगी का मतलब है 216 बेस में था, ऊपर चले जाएगा। आप लिखेंगे 216 की घात 2/3। ऐसी बगल वाला भी नेगेटिव में है तो ऊपर चले जाएगा 200 की घात 2/3, तब पॉजिटिव होगा वो। तो हमेशा जब भी पावर नेगेटिव में हो ना तो उसे पॉजिटिव बनाओ। अपने देश की जो पावर है उसे कभी नेगेटिव मत रहने दो। उसे हमेशा पॉजिटिव फील करवाते रहो, क्योंकि अगर वो नेगेटिव हुई तो भाई तुम्हें नेगेटिव कर देगी और तुम नेगेटिव हुए तुम्हें उथल पुथल कर देगी। याद रखना इसे ऐसे, ठीक है ना? कभी नहीं भूलोगे। अब देखो यहाँ पे 3 है तो पक्का पक्का ये किसी का क्यूब होगा। आपने बोला हाँ है। 6 की पावर 3 की पावर 2/3 थी तो गुणा हो जाएगी, ये दोनों कट जाएंगे। अब ये देखो पावर 3 है, दो सॉरी मैंने इसे क्या लिखा, 3/4 था ये। तो ये अपॉन में 4 है, मतलब ये पक्का पक्का किसी की पावर 4 होगा। तो 4 की पावर 4 होता है। 4 की पावर 4 इंटू 3/4। 4 से 4 कैंसल आउट हो गया। यहां ऑब्जर्व करोगे तो ये 5 है, मतलब ये भी पक्का पक्का किसी की पावर 5 होती होगी। तो 2 की पावर 5 गुणा गए 1/5। 5 से 5 कट जाएगा। आप कहेंगे 6 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 1। 6 की पावर 2 36, 4 की पावर 3 64 और 2 की पावर 1 2। 36 और 64 100 और 2 102 ऑप्शन में मिल रहा है। हाँ मिल रहा है। टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। 15 आदमी एमडीएच का क्वेश्चन दिख रहा है। 15 आदमी 8 घंटे काम करके किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं। 20 आदमी 12 दिनों में कितने घंटे प्रतिदिन काम करेंगे? तो एमडीएच इक्वल टू एमडीएच, सीधा सा सवाल है। 15 गुणा गए आ, आदमी थे, डी कितना है? 20 गुणा गए 8 बराबर 20 गुणा गए 12 गुणा गए एच। बाद वाले की वैल्यू निकालनी है। 20 से 20 कट गया, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 3 से ये 15 कट गया। 5 बार 5 दूनी कितना ही आ गया? आपने बोला 10। तो 10 घंटे पर डे काम करेंगे तब ये काम हो पाएगा। अगले सवाल पे आ जाओ। ए बी और सी, ए बी और सी किसी काम को 24 दिन में, 30 दिन में और 40 दिन में करते हैं, ऐसे लिखा हुआ। ए बी सी किसी काम को इतने इतने दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। ठीक है, तो आपने कहा पहले हम इन सब का एलसीएम ले लेंगे। 120 आ गया, 24 पंजे, 30 चौके, 40 तियां। ठीक, ये क्या है? एक दिन का काम। काम काम। ये क्या है? टोटल काम है। टोटल काम, टोटल काम बोले तो वर्क। ये क्या दिए हुए? डेज दिए हुए थे। अब आपने देखा सी जो भाई साहब हैं ये बड़े ही नटखट से निकले। ये 4 दिन पहले काम छोड़ के जा रहे हैं। जब ये जा रहे थे तो इनसे कहा गया बेटा जा क्यों रहे हो? इन्होंने कहा काम है नहीं, मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूं। तो आपने बोला इधर आ, 4 दिन पहले मत जा।
एक दिन में कितने ही समोसे खाता है? उसने कहा 3। तो आपने 12 समोसे, 4 दिन के कितने समोसे खाएगा? 12 जोड़ दिए, टोटल काम में 132 समोसे हो गए। आपने कहा अब तेरे 4 दिन का काम मैंने तुझे दे दिया है, ये है यहाँ पे, इसे कर और तब चाहिए। आगे बात समझ में? मतलब अब ये तीनों के तीनों लोग साथ में काम करेंगे, कोई भी काम पूरा होने से पहले नहीं जा रहा है। आ गई बात समझ में? तो 5 और 4 9 और 3 12, 12 समोसे तीनों भाई साथ में खाते हैं तो 132 समोसे खाने में 11 दिन लगेंगे। सवाल में पूछा जा रहा है कि कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो आप कहेंगे 11 दिनों में ए बी सी ने मिलके काम पूरा कर दिया। गॉट इट? आपने बोला बिल्कुल। बहुत ही प्यारा सा सवाल। मोहन ए से बी तक जाता है, ए से जा रहा है मोहन बी पॉइंट तक, जो कि 250 माइल की डिस्टेंस पे है, 5.5 घंटे ले लेता है, और वह 4.5 घंटे में वापस ए पे आ जाता है। मतलब बी से वापस ए तक, मतलब कितनी ही दूरी है? आपने बोला फिर से 250 माइल की दूरी है। इस दूरी को वो कितने टाइम में पूरा कर रहा है? 4.5 घंटे में पूरा कर रहा है। पूछा जा रहा है कि उसकी औसत चाल क्या है। तो आपने बोला औसत चाल या एवरेज स्पीड जो होती है वो बराबर होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस पे फोकस करो मेरे प्यारे बच्चों। 250 प्लस 250 और टोटल टाइम 5.5 प्लस 4.5, तो 250 250 500 और 4.5 और 5.5 10, कट गया। और कटने का मतलब 50 किलोमीटर प्रति माइल पर आवर स्पीड आ गई एवरेज। ठीक है? तो ये तरीका अगर आपको दिया हुआ है कि कुल दूरी दी हुई है, कुल समय दिया हुआ है, तो आपने वो यूज करना है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। द वैल्यू ऑफ, तो भैया ये सवाल आपके लिए छोड़ता हूं, सीधा सीधा सा सवाल है। और ये सवाल आपके लिए छोड़ने की एक वजह ये भी है कि ये वैल्यूज याद करनी है, 0 से लेके 90 डिग्री तक। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, किस किस की? सबकी। साइन, कॉस, टेन, कॉट। क्या करोगे अगर ये वैल्यू आएगी? यार ये सबसे आसान क्वेश्चंस होते हैं, और कर वही बच्चा पाएगा जिसको वैल्यूज याद होंगी। तो कर लो, पोस्टपोन भी हो रहा है तो इस चीज का फायदा उठाओ ना। जब जिंदगी में ऐसा कुछ हो कि तुम्हें लगे कि कुछ गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ तो नहीं है वैसे, मगर लगे कि कुछ हो रहा है, तो एक बात याद रखना कि जिंदगी बेटा तुम्हें मौका दे रही है। इसका एक एग्जाम्पल है, हमारे यहाँ एक लड़का पढ़ता था, एसएससी जीडी का एग्जाम देता था, रिटर्न नहीं निकलते थे, रिटर्न निकलते थे, फिजिकल नहीं होता था। ये करते करते भाई साहब का दिमाग खराब हो गया। ठीक है, लास्ट मौका था, मेरे ख्याल से एक दो मौके मिले, और शायद फिजिकल में बाहर हुआ, एक बार रिटर्न में बाहर हुआ। अब क्या ही करें, परेशान हो गया लड़का। और पढ़ बहुत कुछ लिया था एसएससी जीडी के लिए, तो अब मौके खत्म हो गए, अब क्या करे? तो उसी ड्यूरेशन में वो बड़ा दुखी हुआ, साथ के सारे लड़के जीडी में निकल गए और वो नहीं निकला, तो बड़ा दुखी हुआ। उसी ड्यूरेशन में एसएससी सीपीओ का एग्जाम आया, उसने वो फॉर्म भर पा रहा था, भर दिया, भर दिया, पढ़ाई की, फिजिकल दिया, नहीं हुआ। फिर अगले साल फिर से पढ़ाई तो की हुई थी, इतने साल से जो पढ़ रहा था, 2-3 साल हो गए पढ़ते हुए एसएससी जीडी के लिए, है ना? 2 बार और 2 बार 3 साल हो गए। अब फिर से उसका एग्जाम आया, तो रिटर्न तो निकलना नॉर्मल ही था। सीपीओ का रिटर्न निकला, एसएससी सीपीओ का, सीपीओ का रिटर्न निकला। अब उसे पता था कि केवल फिजिकल बाकी है, तो फिजिकल किया, फाइनली सिलेक्ट हो गया। तो जब वो पाठशाला में आया ना, तो उसने एक बात कही, बहुत ही प्यारी थी, और दिल बहुत खुश हुआ। वो बात मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ। उसने कहा कि सर, उस दिन मैं बहुत दुखी हुआ था, मेरा एसएससी जीडी में नहीं हुआ, मुझे लगा कि दुनिया टूट गई, छूट गई, मैं क्या हो गया, मेरे साथ गलत हो गया, साथ के सारे लड़के सिलेक्ट हो गए। मगर आज मुझे लगता है मुझसे ज्यादा लकी कोई नहीं है कि मेरा उस दिन जीडी में नहीं हुआ।
क्योंकि अगर मैं उस दिन जीडी में हो जाता तो मैं सब इंस्पेक्टर इतनी जल्दी नहीं बनता। तो दुनिया तुम्हें ना मौके दे रही है, किस्मत मौके दे रही है, ये मौके हैं। जब कहीं से तुम्हें ना मिल रही है तो उसका मतलब कहीं के लिए हाँ होने वाली है। तो इस तरह से खुश हुआ करो। अब ये अगर डिले हो रहा है एग्जाम तो दुखी मत हो, ऐसे मत कर दो कि किताबें फेंक दी, कहीं घूमने चल दिए, ना ना ना, ये गलती ना करना। लगे रहना। अब आपने एक पेस पकड़ लिया ना, इस पेस को आगे लेके जाओ, है ना। अगर 100 की स्पीड में चल रहे हो तो अब 150 कर दो, 200 कर दो, कि अब तो होना ही है, अब तो तुम्हारा ही होना है, और तभी बच्चों के होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए, और जब भी एग्जाम में इधर उधर फेर बदल होता है तो उसे एज अ पॉजिटिव सेंस लेना चाहिए, और पॉजिटिव विडी लेके आके करो, और बहुत ही बढ़िया होगा। बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ सवाल है। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू 5 है। आपसे साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो वैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 3 sin थीटा, अरे भाई, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू 5 है, पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो। तो आपने बोला हाँ ठीक है, ये 1 हो जाएगा। अब एक चीज समझो। क्या समझो भाई? अगर एक आइडेंटिटी आपको याद होगी, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ना 1 होता है। आपने देखा ये साइन है, ये कॉस है, यहाँ 1 लिखा हुआ है। मतलब हो सकता है कि ये बगल वाली वैल्यू क्या हो, साइन थीटा की ही वैल्यू हो, और ये बगल वाली वैल्यू किसकी ही हो, कॉस की ही हो। क्रॉस चेक जरूर करना कि कैसे करेंगे इसे। तो आपने देखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट होता है। 3 अगर परपेंडिकुलर है तो 5 हाइपोट होगा। तो जो बेस होगा, जो आधार होगा, वो 4 होगा। आपने बुला रही ये तो मैच कर रहा है, मिस मैच नहीं, मैच कर रहा है। मतलब साइन थीटा की वैल्यू आ गई 3/5, कॉस थीटा बोलता तो वो कहते 4/5, टेन थीटा कहता तो 3/4, कॉट थीटा कहता तो 4/3। भाई कुछ भी कहलवा लो हमसे, हम सब बता देंगे। ये आइडेंटिटी याद नहीं थी तो याद कर लो, हेल्पफुल होगी। साइन को कॉस में बदलने में और कॉस को साइन में बदलने में बहुत ही ज्यादा मददगार ये आइडेंटिटी होने वाली है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी धनराशि पर किसी प्रतिशत वार्षिक दर से 10 वर्षों में साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 हो जाता है। 2/5 किस संख्या का करना आसान है? तो आपने बोला 5 का। तो आप मान लो कि मूल राशि कितनी थी, 5 ही थी, और 5 का आपको कितना ही करना है, 2/5, 2/5 ऑफ 5। मतलब ये 2 का क्या मिल रहा है? आपने बोला ब्याज मिल रहा है, वो भी साधारण। और साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता है आपको? कितने साल में मिल रहा है? ये 10 वर्षों में मिल रहा है। आपने बोला साधारण ब्याज SI बराबर PRT अपॉन 100, ऐसे नहीं लिख सकते? आपने बोला हाँ हाँ लिख सकता हूँ। SI कितना है? आपने बोला 2 है। P कितना है? 5 है। R कितना है? बोला नहीं पता, निकालना है। T कितना है? 10 है, बटे 100 किया, ये कट गया, 5 से ये कट गया, 2 गुणा हो जाएगी। R का मान आ गया भैया 4%। क्या नहीं लिख सकते? बोलोगे अरे लिख लेंगे सर, लिख लेंगे। तो लिखो ना, 4% आंसर हो गया। ठीक है जी। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SI के केस में भी और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में भी इस तरह के सवाल आ सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि साधारण ब्याज पर उधार ली गई राशि 2 वर्षों में इतने रुपए और 3 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है। साधारण ब्याज पे समझो, मैंने P रुपए थे मेरे पास, 2 साल के बाद ये पैसे कितने हो गए? 880 रुपए हो गए। और अगर 3 साल के लिए ये पैसे छोड़ दिए जाते तो ये 920 रुपए हो जाते। ठीक है। अब आपने कहा कि यहां से यहां तक 2 साल के बाद इतना क्यों बढ़ा? क्योंकि आपने बोला इंटरेस्ट मिला होगा। कितने का इंटरेस्ट मिल रहा है भैया यहाँ बीच में? आपने कहा 40 का इंटरेस्ट मिल रहा है। मतलब हर साल इक्वल इंटरेस्ट मिलता है सिंपल इंटरेस्ट के केस में। 2 साल के बाद कोई पैसे अगर 840 हो रहे हैं और 1 साल का ब्याज 40 है, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा? आपने बोला 80। मतलब ये 880 में से 80 रुपए तो 2 साल का ब्याज है। 880 में से ये 80 घटा लोगे तो कितना ही आ गया? आपने बोला 800 आ गया। तो 800 क्या था? प्रिंसिपल था। देखो जी, प्रिंसिपल हो गया।
3 साल का ब्याज कितना होगा? 1 साल का 40 है तो 3 साल का 120 होगा। 800 में 120 जोड़ोगे 920 होगा कि नहीं होगा? 3 साल के बाद आपने बोला हाँ होगा। 2 साल के बाद अगर बोलूं 1 साल का ब्याज 40 है तो 2 साल का ब्याज कितना होगा? आपने बोला 80 रुपए होगा। 80 रुपए है कि नहीं है? 880 हो गया अमाउंट। आपने बोला हाँ हो रहा है। तो इस तरह से ये सवाल किया जा सकता है। आपका जो आंसर आना है धनराशि बोले तो मूलधन पूछा जा रहा है, 800 रुपए होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, 6,000 रुपए पर 1.5 वर्षों के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है? मतलब आपने कहा 6,000 रुपए आपने बैंक में रखे, कितने साल के लिए? 1.5 साल के लिए। मतलब एक तो पूरा साल है और एक आधा साल है। जो पूरा साल है उसके लिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पूरा मिलेगा। आधे साल के लिए 10% थोड़ी ना मिलेगा, 5% ही रहेगा वो तो, क्योंकि टाइम आधा हो गया है तो 5% हो गया। ठीक। अब आपने करना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का केस कह रहा है 6,000 का 10% निकाला, आपने कहा 600 हो गया। जब नेक्स्ट ईयर आते हो तो हाफ ईयर है ये, यहाँ 5% चल रहा है तो 6,000 का 5% 300 हो गया। पिछले साल का जो इंटरेस्ट था उस पे भी इंटरेस्ट ले लो भैया, कितने का ही इंटरेस्ट मिल रहा है? 600 का 10% तो 60 होता है, 5% 30 होता है, मतलब टोटल इंटरेस्ट 1.5 साल का चीख चीख के कह दो कि 930 रुपया हो जाएगा। कितना ही हो जाएगा? 930 रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 3 साल में 800 और 4 साल में इतनी हो जाती है। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज का केस है, देख रहे हो दोनों केसेस में फर्क है। दोनों क्वेश्चंस मैंने यहाँ इंक्लूड किए, इन दोनों को साथ में लिख करके देखना कि क्या हो रहा है। तो आपने देखा P रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किए हैं तो 3 साल के बाद 840 हुए, सॉरी 800 हुए, और 1 साल के लिए और छोड़ दिया जाता तो 840 हो जाते। तो आपसे अगर पूछूं 40 क्यों हो रहा है तो आप बोलेंगे इसी पे इंटरेस्ट मिलता है। इस किस केस में? चक्रवृद्धि ब्याज के केस में पिछले साल जो अमाउंट थी उसी पे ब्याज मिल जाना है। 40 का इंटरेस्ट मिल रहा है पिछले साल वाले पे ही, गुणा गए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 45 तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। दोनों सवाल को साथ में देखना, ज्यादा सही समझ में आएगा। एक आदमी अपनी आय का 100 रुपए कमाता है, 60% विभिन्न मदों पर खर्च करता है। उसकी, अच्छा, ये आय हो गई, खर्च कितना कर दे रहा है? तो आपने बोला 60। तो बचाएगा कितना? बचत कितनी हो गई? आपने बोला 40। जोड़ेंगे तो 40 ही हो गया। ठीक है। अब देखो उसकी आय बोले तो इनकम 20% बढ़ रही है, मतलब 100 का 20% कितना हो गया? 120 हो गया। और जो उसका व्यय है, मतलब जो खर्च है, वो 10% बढ़ रहा है। इसका 10% कितना हो गया? आपने बोला 66 हो गया। इसका 10% 6 होता है, इसमें ही ऐड करोगे तो 66 हो जाएगा। आपने बोला हाँ। अब देखो 120 रुपए में से 60 घटाया, 60 और 60 में से 6 और घटाया तो 54 रुपए आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आपने बोला हाँ हाँ आ रहे हैं। उसकी बचत में प्रतिशत, पहले 40 रुपए बचाता था अब 54 रुपए बचा रहा है, तो कितना कमी या वृद्धि हो रही है? तो आपने बोला वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है? तो आपने कहा 14 रुपए की वृद्धि हो रही है। किससे? आपने कहा 40 से, गुणा के 100 किया, एक जीरो से जीरो उड़ गया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 से ये कट गया, 7 पर 5 सते 35% की वृद्धि हो रही है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 35% की वृद्धि। आ गई बात समझ में? क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो आपने बोला बिल्कुल सही, समझ में आ गया। अगला सवाल आपके लिए, क्रिस्टी डोनेटेड 10%। क्रिस्टी, ऐसे मान के चलो 100 रुपए थे क्रिस्टी के पास, अपनी आय का 10% एक अनाथालय में दान कर देती है, कर दिया। शेष का मतलब बचेगा कितना? बचेगा कितना उसके पास, ये देखिए बचेगा कितना उसके पास। तो आप कहेंगे उसके पास 90 रुपए बचे हैं। कितने रुपए बचे हैं उसके पास? 90 रुपए बचे हैं। अब इस 90 रुपए में से भी शेष का 20%, इसका 20% वो क्या कर रही है? अपने बैंक में जमा कर ले रही है। यदि उसके पास इतने रुपए बचे, अच्छा, एंड डिपॉजिट 20% टू रिमाइंडर इन हिज बैंक इफ ही हैज नाउ। अब उसके पास कितने बचे हैं? तो आपने बोला 90 का 80% बचा है उसके पास।
80% मतलब 90 का 80%, यही होता है। इसका मान दे रखा है इतना। अब ये मान लो कि ये ए रुपया था, तो ए का 90% का मतलब ये हो गया 8 9 72 100, ये हो गया, कट गया। तो ए का जो मान आ गया वो आ गया भैया 10,000। क्लियर है क्वेश्चन? आपने बोला हाँ जी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। चीनी की कीमत 10% कम हो जाती है तो एक आदमी 270 रुपए में 1 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने ये समझना है क्यों ज्यादा खरीद रहा है। ज्यादा खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है भाई ज्यादा? क्योंकि कीमत कम हो गई, कीमत कम हो गई। ठीक है, यही हो रहा है। ज्यादा खरीद रहा है, कितना ज्यादा खरीद रहा है? आपने लिखा 1 किलोग्राम ज्यादा खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है? कीमत कम हो गई। कितनी कम हो गई? 10% कम हो गई। किसकी? 270 की। तो 1 किलोग्राम का जो रेट आ गया वो आ गया 270 रुपए का। 10% कितना होता है? 27। मतलब 1 किलोग्राम जो चीनी है वो 27 रुपए की पड़ रही है। ये जो कीमत आई ना, ये न्यू कीमत आई है, नई कीमत आई है। मगर वो आपसे कह रहा है मूल कीमत बतानी है। आपने बोला अरे मूल कीमत कम हो रही है, मतलब शुरुआत में कितनी रही होगी? 100 रही होगी। 10% कम हो रही है मतलब 90 हो गई। तो ये तो ओरिजिनल रही होगी, ये न्यू रही होगी। आपके हिसाब से न्यू कितनी आई? 27। यहां अगर ऑब्जर्व करो तो 9 की वैल्यू 27 है। 10 की वैल्यू कितनी आएगी? 9 से कट गया, 10 की वैल्यू आ गई 30। 30 रुपए किलो की चीनी होगी पुरानी कीमत। नई कीमत पूछता तो 27 था। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो। दो से बड़ी तथा दो तक की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के इकाई का अंक क्या है? दो से बड़ी और 2 to 2 तक की सभी अभाज्य अभाज्य संख्या। दो से बड़ी कौन कौन है? आपने बोला 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। आपने देखा 5 3 15। और ये सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं? आपने बोला ऑड नंबर हैं। ऑड बोले तो विषम संख्या है। 5 की जब भी किसी विषम संख्या से गुणा होती है, करके देख लो क्या ही दे रहा है। आपने बोला 5 ही देता है। ठीक है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता दे रखी है। घटने की प्लस ना घटने की बराबर 1 होता है। तो घटने की 1/3 दे रखी है, तो ना घटने की कितनी हो गई भाई? ना घटने की तो आप कहेंगे 1 में से 1/3 माइनस करेंगे तो कितना ही आ गया? आपने बोला 2/3 आ गया है क्या ऑप्शन में? आपने बोला हाँ जी है। या आप ये भी कह सकते हो 3 में से 1 घट रहा है, तो क्या नहीं घट रहा है? आप बोलेंगे 2 नहीं घट रहा है। 3 में से एक चीज घट रही है ना, तो क्या नहीं घट रहा है? 2 नहीं घट रहा है। 2 नहीं घट रहा है तो उसको इस तरह से लिख लेंगे। अगला सवाल 34वां। एक बैग, एक थैले में 6 लाल हैं और 3 काली गेंदें हैं। एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता। अब देखो काली गेंद निकालने जाऊंगा तो क्या पॉसिबिलिटी है कि काली गेंद आए? तो आप बोलेंगे 3 काली गेंद है तो 3 पॉसिबिलिटी है होने की कि काली होगी। और टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है कि कोई बॉल होगी? तो 3 और 6 जोड़ोगे 9 हो गया। तो 1/3 आ गया। 1/3 ऑप्शन में है। आपने बोला हाँ जी है। अगला क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है कि घटनाओं की सूची का बहुलक बताइए। बहुलक का मतलब हो गया जो अंक सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो मेरे ख्याल से 4 1 2, नहीं नहीं 4 तो नहीं आ रहा, 5 आ रहा है शायद। 1 2 3 बार और कोई तो नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा, तो 5 ही हो जाएगा। जो अंक सबसे ज्यादा बार आ रहा होता है उसे ही कहते हैं बहुलक या मोड। मोड ही लिखा है ना वहां पे भी। हाँ जी ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। ये क्या कह रहा है? आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका 2.5 है। माध्यिका दे रखी है 2.5 है। एक्स का मान ज्ञात करना है। अब आपने देखा कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है तो छठी ये है और सातवीं ये है।
एक दो तीन चार पांच, हाँ छठी है। एक दो तीन चार पांच, तो ये दोनों जो संख्याएं हैं बीच की, इनको जोड़ेंगे और आधा कर देंगे का मान माध्यिका के बोले तो मीडियन के बराबर आएगा 2.5 के। तो 2 प्लस एक्स बराबर 5, एक्स बराबर आ गया भैया 3। है क्या ऑप्शन में? आपने बोला हाँ जी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये सवाल आपके लिए है, होमवर्क है ये सवाल, बहुत प्यारा है। देखो यहाँ पे पढ़ देता हूँ क्या लिखा हुआ है, क्लियर कर देता हूँ। विज्ञान में इतने प्रतिशत उत्तीर्ण लिखा हुआ है, पास लिखा हुआ है, सही सही बता रहा हूँ। और यहाँ पर 51% अनुत्तीर्ण लिखा हुआ है, साफ साफ बता रहा हूँ यही है। ठीक है। और 42% दोनों सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण बोले तो फेल हुए हैं। तो आपको बताना है परसेंट जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं ऐसे कितने लोग हैं। तो ये होमवर्क है। ये क्वेश्चन आपको आता है या नहीं आता है कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत ही प्यारा सा सवाल, वैसे तो ये भी आपके लिए छोड़ना था, मगर चलिए करते हैं। अनु अपनी कार को 1 घंटे के लिए किस स्पीड से चलाता है? 1 घंटे के लिए चला रहा है भाई, सॉरी 1 घंटे के लिए चला रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है। फिर 2 घंटे के लिए चलाता है, किस स्पीड से चलाता है? आपने बोला 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है। फिर 3 घंटे के लिए चलाता है, किस स्पीड से चलाता है? आपने बोला 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपसे पूछ रहा है औसत गति बताइए। अब आपने देखा कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे 60 की स्पीड से चलता है, अगले घंटे 55 की स्पीड से चलता है और 2 घंटे तक चलता है। तो कितनी दूरी चलेगा? आपने बोला 110 चलेगा यहाँ। तो ये दूरी 110 होगी, यहाँ केवल 60 किलोमीटर चल रहा है। और यहाँ 45 तिया 135 होता है, इतने किलोमीटर चलेगा। तो भैया जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है जो मैंने आज बताया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? टोटल डिस्टेंस इन सबका योग, स्पीड का नहीं डिस्टेंस का योग, और इन सबका टोटल टाइम निकालो, कैलकुलेट करो और आंसर बताओ क्या ही आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोबाइल की कीमत 15,000 थी, वार्षिक बिक्री के दौरान इसकी कीमत 8/5 की अनुपात में घट गई। मतलब पहले 8 थी तो अब 5 हो गई। पहले कितनी थी? 15,000 थी। 8 का मान दे रखा है 15,000, तो 5 का मान कितना होगा ये पूछा जा रहा है। समझ रहे हो ना? क्या आंसर आएगा कमेंट में जानना चाहते हैं। आसान क्वेश्चन है, मगर आपको एक कॉन्फिडेंस आता है जब आप करते हो, हाँ हाँ ठीक है उतना ही आ रहा है आंसर। ये सवाल है। अब ये जो नंबर है ना, तो पहले मैं पॉइंट हटा लेता हूं। वैसे तो सीधे बता सकता था 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 0 हैं। तो 4 पॉइंट के बाद 4 वाला आंसर आएगा। ये आंसर हो जाएगा। मुझे 69 निकालने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सब में 69 ही था। क्या करते निकाल के? आ रही है बात समझ में? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु बोले तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का परिमाप बोले तो 3a की वैल्यू दे दी गई है 36, 3 से ये कट गया 12, ए की वैल्यू ये आ गई। ऊंचाई बोल रहा है, हाइट जो होता है वो होती है √3/2 ए, √3/2 ए की जगह है 12 √3, 3 2 से कट गया 6, 3 √3 3 देगा, 3 छके 18, 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। 42वां सवाल है। बच्चे कह रहे थे कि सिंप्लीफिकेशन सिलेबस में है या नहीं है। भैया तुम मैथ्स कर रहे हो, ठीक है, तो ये छोटी छोटी प्लस माइनस करना सिंप्लीफिकेशन है या नहीं है मैटर नहीं करता। ये तुम्हारी कैलकुलेशन के लिए भी है ना, कि अगर यार छोटे छोटे कुछ कैलकुलेट करने आया उसमें बिगड़ गए, तो ये कैलकुलेट करके आपने बताना है। कमेंट कीजिए कि क्या आंसर आना है। क्वेश्चन नंबर 42 आगे लिखो भी कि 42 का सी, सी नहीं लिख रहे हो तो लिखो 13 -13 -45, जो भी आंसर है। ठीक है, तो कंफर्म हो जाए कि हाँ जी आप कर रहे हैं। ये सवाल करते हैं, ये प्यारा है। ये कह रहा है कि 2760 के दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि इन्हें दो
और 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करने पर प्राप्त राशि बराबर हो। मतलब 2760 रुपए थे मेरे पास। इसमें से कुछ पार्ट मैंने ए और दूसरा पार्ट बी है। इसको मैंने 2 साल के लिए निवेश किया और इसको मैंने 4 साल के लिए निवेश किया, इसको 2 साल के लिए किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% यहां भी है, 5% यहां भी है। सब जो 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो तो 5% है, 2 साल का कितना हो गया? 10%। मतलब ए 2 साल बाद कितना हो जाएगा? 10% बढ़ जाएगा। मतलब 110% होगा कि नहीं होगा? आपने बोला हाँ। और जो बी है वो 120% हो जाएगा। वो अमाउंट की बात कर रहा है, राशि बराबर की बात कर रहा है। तो आपने कहा ए और बी का जो रेशियो आ गया वो आ गया 120/110। शून्य से शून्य कट गया। इन दोनों का जो योग है वो आ गया कितना? 23। और 23 का मान दे रखा है 2760। दोनों को जोड़ोगे ए और बी को तो 23 ही है, मगर उसके हिसाब से तो 2760 है। 23 से कट गया 23 एकम 23, 23 दूनी 46, एक का मान आ गया 120। आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरा भाग क्या है? दूसरा बोले तो बी की वैल्यू। बी देखोगे 11 का मान पूछ रहा है। एक का मान इतना है तो 11 का मान 11 गुणा गए 120, 1320 है क्या ऑप्शन में? आपने बोला हाँ जी है। क्लियर हो गया? आपने बोला हाँ। अगला क्वेश्चन देखो। एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए, ठीक है जी। 6 चौके मारे भाई ने और 10 छक्के मारे। तो चौके से कितने रन बना लिए? 6 चक्कू 24 रन तो चौके से बनाए और 10 छक्के मारे, मतलब 60 रन यहां बना लिए भाई ने। मतलब टोटल देखा जाए तो 84 रन तो चौके और छक्कों से बना लिए। आपने बोला ठीक है। टोटल कितने रन बनाए? 124। टोटल जो रन थे वो 124 थे। 124 में से वो पूछ रहा है विकेटों की दौड़, मतलब भाग करके कितने रन उसने जो रन बनाए वो कितना प्रतिशत है कुल रनों का। तो भाग करके उसने जो रन बनाए भैया, इसमें से 84 चौके और छक्के वाले रन घटा लेते हैं, शून्य आ गया, 40 आ गया। 40 रन ऐसे हैं जो भाग करके बनाए, रनिंग बिटवीन द विकेट बनाए, है ना। और ये 124 का कितना प्रतिशत है ये निकालना है। 40 124 का कितना प्रतिशत है ये कैलकुलेट कर लोगे? कैलकुलेट कर लोगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करने का मतलब है कि देखो सारा सवाल मैंने किया है, बस आपसे हल्की सी कैलकुलेशन करवा रहा हूं, क्योंकि वार्म अप एक बार हो रखा है तो भैया अब कर सकते हो तुम सवाल कैलकुलेट कि हाँ क्या ही आंसर आएगा। घबराए ना, बिल्कुल छोड़े ना। ये ना सोचे कि नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, ये मास्टर ने ऐसा क्यों किया। ठीक है, यही तरीका होता है मेरा पढ़ाने का कि जिस वजह से बच्चे अच्छा स्कोर कर लेते हैं, चीजें समझ में आती हैं। ये कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इसको 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 डिवाइड किया जाए तो पहले 7 आता है, फिर 12 आता है, फिर 2 शेषफल बचे। इसे डिवाइड करते हैं तो 7 शेषफल बच रहा है, मतलब इस संख्या में से 7 घटा लें तो मतलब 391 उस संख्या से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 12 शेषफल बच रहा है, मतलब 425 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। इसे डिवाइड करें तो 2 शेषफल बच रहा है, मतलब 5423 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। ठीक, कौन सी वो संख्या है? तो क्या करना है, इनका डिफरेंस किया, जहां पे एचसीएफ निकालना है। कहने का मतलब इन दोनों का डिफरेंस किया, 25 और 9 जोड़ा 34 आ रहा है। 34 संख्या आई, मगर ऑप्शन में मैंने देखा 34 नहीं दिख रहा। मगर 34 के फैक्टर करोगे तो 17 गुणा गए दो, 17 दिख रहा है। 17 से चेक करो ये डिवाइड होता है। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, हाँ हो जाता है। 17 से चेक करो, 17 दूनी 34, 8 बच गया, 17 पंजे 85, हाँ हो रहा है। 17 से चेक करो, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 3 आ गया, 32 हो गया, हाँ हो जा रहा है। ठीक है, तो 17 एक ऐसा नंबर है जिससे ये तीनों की तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी। ऑप्शंस को भी क्वेश्चंस के कैलकुलेशन के साथ चेक करना हमारा परम धर्म है, तभी हम जल्दी सवाल कर पाएंगे। और इस तरह से हम आज के लास्ट सवाल पे आ गए। पूछ रहा है 3/4, 7/8 और 9/20। ठीक है, यूपी पुलिस में इस तरह का सवाल पूछा गया।
और बहुत बड़े बड़े टीचर्स ने ये सवाल करवाया सॉल्यूशंस में और वो गलत कराया। ठीक है, गलत क्यों हुआ ये समझ लेते हैं। जब भी आपके पास भिन्नों का एचसीएफ या एलसीएम निकालना हो तो भिन्नों को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट मतलब कुछ कट रहा है अगर दोनों में तो काट देना है। जैसे ही तो 3/8 6 ही है, 3/4 ही है, सपोज ये लिखा हुआ होता 6/8, तो इसे आपने काटना था, आपने इसे 3/4 बनाना था। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये हो गया। ठीक है, अब ये तो सब आपस में कटे हुए हैं, इससे ज्यादा सिंपलेस्ट हो नहीं सकती, कटेंगे नहीं ये आपस में एक दूसरे से। तो फिर आपने क्या करना है, अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हो तो ऊपर वालों का एचसीएफ बोले तो अंश का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम निकालो। ऊपर वाले का एचसीएफ तो भैया 1 है, नीचे वालों का एलसीएम देखो तो 40 है। 1/40 आंसर आ गया है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। तो आई होप आपको हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो सही से समझ में आए होंगे। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, क्या आप चीजें चाहते हैं, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक है जो अभी भी रह जा रहा है जिसके क्वेश्चंस हम अपने सेशंस में इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर ये वाला टॉपिक रह गया है, इसको इंक्लूड जरूर कीजिएगा। और एसआई का पेपर पोस्टपोन हो ना हो, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी जो तैयारी है ये मान के चलो कि 15 दिन बाद आपका पेपर है और डेली उसी स्पीड से अगर आप चलते रहोगे और मान लो कि 15 दिन बाद पोस्टपोन भी हो जाता है, तो भैया आप उस लेवल पे पहुंच गए हो जहां से पीछे खींचना आपको मुश्किल होगा आपको, क्योंकि आप यहां तक पहुंचे हो, यहां तक वीडियो देख रहे हो, है ना। तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो उस लेवल पे होगा कि 15 दिन, 2 दिन, 10 दिन, कितने भी वो आपको दे, आपने उसे और आगे लेके जाना है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। पढ़ते रहिए, करते रहिए, तबीयत का ध्यान रखिए। ठंड बढ़ चुकी है और एग्जाम का फीवर जो है चढ़ चुका है, तो चढ़ने दो और हथौड़ा मारने के लिए तैयार रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। और कल फिर मुलाकात होगी इसी तरह के एक और सेशन के साथ। धन्यवाद।